मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ लेकर, जिसका नाम है ऋतुराजः वसंतः। इसमें हम उपसर्ग के नाम से एक व्याकरण का टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद किया था और उपसर्ग का परिचय भी पढ़ा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग अनु, आ, उत, ये उपसर्ग हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। एक बार संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं। उपसर्ग किन्हें कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में लगकर उसके पूर्व में जुड़ करके उस शब्द का क्या कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो उन शब्दांश जो आरंभ में जुड़ते हैं, उन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रहे, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है उपसर्गों का, इसलिए इनको शब्दांश कहते हैं। ये शब्द तो हो नहीं सकते क्योंकि शब्दों का तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये किसी शब्द के आगे ही लग करके अपना अर्थ देते हैं, तो इसलिए इनको शब्दांश कहते हैं, शब्दों का अंश कहा जाता है। तो जो शब्दांश किसी धातु या शब्द के आगे लग करके, पूर्व में लग करके उनका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गम का अर्थ जाना होता है, लेकिन आ उपसर्ग लगने से आगम हो जाएगा, आगम का अर्थ आना हो जाएगा, निर्गम का अर्थ निकलना हो जाएगा, अनुपसर्ग लगने से अनुगम हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पीछे जाना। क्लियर है? तो इस प्रकार ये आ, निर, है ना, अनु, अव, ये जो क्या है, ये उपसर्ग होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। अब चलते हैं पेज नंबर 72 पर, जहां हम आए हुए थे। तो देखिए, अव उपसर्ग है, सद धातु है। सद का अर्थ होता है बैठना, सद का अर्थ होता है बैठना। क्लियर है? तो सद में हमने अव उपसर्ग लगाया, तो अवसद का अर्थ हो गया दुखी होना। सद धातु में अव उपसर्ग लगाने से अर्थ, सद के अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसका अर्थ हो गया दुखी होना। और बिना उपसर्ग के जो सद धातु है, इसका अर्थ होता है बैठना। तो अवसद, सद का जो रूप चलता है वो सीदती, सीदता, सीदंती, इस प्रकार से चलता है। तो अव उपसर्ग लगाने से भी रूप वही चलेगा, धातु रूप अवसीदति, अवसीदता, अवसीदंती, इस प्रकार से। तो देखिए वाक्य, रुग्णः पीडया अवसीदति। रुग्णः, रुग्णः कहते हैं बीमार को, बीमार, पीडया, पीड़ा से, अवसीदति, दुखी होता है। यानी जो पेशेंट है, जो मरीज है, वह पीड़ा से यानी दुख से दुखी होता है। क्लियर हो गया? रोगी, रुग्णः कहते हैं रोगी को, रोगी पीड़ा से दुखी होता है। आगे देखिए, अनुत्तीर्णः छात्रः अवसीदति। अनुत्तीर्णः छात्रः अवसीदति। अनुत्तीर्णः यानी असफल, असफल छात्र दुखी होता है। क्लियर है? छात्र है यानी एक वचन है, तो असफल छात्र दुखी होता है। ती भी एक वचन वाला रूप है धातु का, अवसीदति। तो आगे चलते हैं। आगे प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग में देखिए क्या है, प्रनम, नम मीन्स नमस्कार करना, प्रनम मीन्स झुकना भी होता है, नमस्कार करना भी होता है। तो प्रनम, प्र उपसर्ग लगने से नम धातु में प्रणम हो गया, इसका अर्थ हो गया प्रणाम करना। तो देखिए क्या हो जाता है, छात्रौ गुरुम प्रणमतः, छात्रौ गुरुः गुरुम प्रणमतः। दो छात्र प्रणमति, प्रणमतः, प्रणमन्ति, इस प्रकार से छात्रौ गुरुम प्रणमतः। दो छात्र, छात्रौ यानी द्विवचन है, छात्र है, छात्रौ, छात्राः। दो छात्र गुरुम, गुरु को, प्रणमतः, प्रणाम करते हैं। क्लियर है? क्या हो गया इसका अर्थ? दो छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि, प्रणमामि, अहम जनकम प्रणमामि, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। अहम जनकम प्रणमामि, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। आगे चलिए, प्र उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं, विष धातु यहां पर है, विष। विष का अर्थ हो गया जाना, इसमें प्र उपसर्ग लग गया तो प्रविश, प्रवेश करना। तो प्रविश
प्र उपसर्ग विष धातु, इसका अर्थ बन जाता है प्रवेश करना। वाक्य देखिए, अध्यापकः कक्षां प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। प्रविशति का अर्थ हो गया प्रवेश करता है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। मूषकः गृहं प्रविशति, प्रविशति, मूषकः चूहा, गृहं घर में, प्रविशति प्रवेश करता है, चूहा घर में प्रवेश करता है। क्लियर है? चलिए आगे प्र के कुछ और उदाहरण दिए गए और वाक्य दिए गए हैं पेज नंबर 73 पर। चलते हैं 73 पर। पेज नंबर 73 प्र उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं। प्र उपसर्ग लगने से धातु के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। देखिए यहाँ रूह, रूह का अर्थ होता है चढ़ना, रूह का अर्थ है चढ़ना, लेकिन प्र उपसर्ग लगने से रूह में प्र उपसर्ग लगा, प्ररूह हो गया, इसका अर्थ हो गया उगना। जैसे देखिए वाक्य देखिए, सूर्यः प्रातः काले प्ररोहति, सूर्यः प्रातः काले प्ररोहति, सूरज प्रातः काल में क्या होता है? उगता है। प्ररोहति क्या हो गया इसका अर्थ? उगना, यानी उगता है। ती लगा हुआ है इसलिए लट लकार में हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में उगता है। वृक्षः अंकुरात् प्ररोहति, वृक्षाः यानी पेड़, अंकुरात पेड़ से, पेड़ में, वृक्षा पेड़ में, अंकुरात, अंकुरात का अर्थ हो गया अंकुर से, वृक्षा पेड़, प्ररोहति उगता है, पेड़ अंकुर से उगता है। अंकुर यानी जो बीज में जो सबसे स्टार्टिंग में जो बीज धरती में जाकर के और जो है उसमें से हल्का सा छोटा सा अंकुर फूटता है, एक पतला सा छोटा सा पत्ता निकलता है, तो उसे अंकुर कहते हैं। तो उससे अंकुर से वह बड़ा हो जाता है, अंकुर आगे आगे बढ़ता है, गति करता है, विकसित होता है, तो उसको पूरा वह बड़ा होकर के वृक्ष बन जाता है। तो वृक्षः अंकुरात्, वृक्ष अंकुर से प्रोहति उगता है। क्लियर है? प्रसद, प्र उपसर्ग सद, सद मीन्स बैठना, मैंने बताया था। अभी हमने सद के आगे एक अवसर्ग और पढ़ा था, अवसद का अर्थ हो गया दुखी होना, प्रसद का अर्थ हो गया प्रसन्न होना। सद धातु में प्र उपसर्ग लग गया तो क्या बनेगा? प्रसन्न होना। मधुरम वचनम श्रुत्वा जनाः प्रसीदन्ति, प्रसीदन्ति, मधुर वचन को श्रुत्वा सुनकर जनाः लोग, प्रसीदन्ति खुश होते हैं, मधुर वचन को सुनकर लोग खुश होते हैं। अहम मित्रैः सह प्रसीदामि, मैं मित्रों के साथ क्या करता हूँ? खुश होता हूँ। मित्रैः सह, सह के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति है। अहम मित्रैः सह प्रसीदामि, मैं मित्र के साथ, प्रसीदामि मीन्स खुश होता हूँ। अब यहाँ पे अहम सब्जेक्ट है इसलिए आमी लगा हुआ है, उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट है, उत्तम पुरुष की क्रिया है। तीतः अंति सीथा था आमी, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया इसलिए प्रसीदामि। तो अहम मित्रैः सह प्रसीदामि, तो मैं मित्र के साथ यानी मित्रों के साथ क्या करता हूँ? खुश होता हूँ। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुत, अरुणा सारिका च का अर्थ और, अरुणा और सारिका परस्परम आपस में वार्तालापम वार्तालाप कुरुतः करते हैं। कुरुतः क्यों हुआ? तीतः, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, अरुणा और सारिका। बात करने वाले कौन है? दो हैं, सब्जेक्ट दो हो गए, यानी द्विवचन हो गया, तो इसलिए क्रिया यहाँ पर द्विवचन की लगेगी। ती एक वचन, तः द्विवचन, अंति बहुवचन, तो तः कुरुतः यानी करते हैं। वार्तालापम वार्तालाप, परस्परम आपस में, च और अरुणा और सारिका आपस में वार्तालाप करते हैं। अरुणा देखिए क्या कहती है। अरुणा, हे सारिके किम त्वं जानासि यत् भारते षड् ऋतवः भवन्ति। हे सारिका, किम त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो, यत् भारते, कि, यत् का अर्थ होता है कि, यत् का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि, यह दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। कि हे सारिका, किम मीन्स क्या, त्वं मीन्स तुम, जानासि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्या तुम जानते हो, यत् कि भारते भारत में, रामे बालके देवे तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, भारत में, षड् ऋतवः 6 ऋतुएं, भवन्ति होती हैं।
क्या तुम जानती हो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं? सारिका क्या कहती है, देखिए सारिका कहती है आम जानामी, आम हाँ, जानामी मैं जानती हूँ, हाँ जानामी मैं जानती हूँ, हाँ जानती हूँ। तेषाम नामानि सन्ति, तेषाम मीन्स उनके, यह तद का क्या है, तद का जो है रूप है पुल्लिंग में, तेषाम उनके, नामानि नाम हैं, उनके नाम हैं। वसंतः वसंत, ग्रीष्मः ग्रीष्म मीन्स गर्मी, वर्षा यानी बरसात, शरद ठंड यानी शीत ऋतु, हेमंतः हेमंत ऋतु, शिशिरः शिशिर ऋतु, च मीन्स और, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं। ये नाम बताए हैं किसने, सारिका ने। तेषाम नामानि सन्ति, उनके नाम हैं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। अरुणा कहती है, देखिए क्या कहती है अरुणा, अरुणा कहती है वसंत ऋतु कदा आगच्छति। अरुणा फिर सारिका से प्रश्न करती है कि वसंत ऋतु, कदा मीन्स कब, ये कव्य शब्द है, कदा आगच्छति कब आती है। क्लियर है, वसंत ऋतु कब आती है। सारिका फिर उत्तर देती है, देखिए वसंत ऋतु तू मीन्स तो, ये अव्यय शब्द है, तो हिंदी में तो को लगाने के लिए संस्कृत में तू होता है। वसंत ऋतु तू फरवरी मासे आगच्छति, वसंत ऋतु तो फरवरी मास में आती है। क्लियर है, वसंत ऋतु तो फरवरी मास में आती है। अरुणा कहती है, फिर अरुणा को प्रश्न पूछती है, वसंत ऋतु मीन्स सप्तमी भक्ति एक वचन, वसंत ऋतु में किम क्या भवती होता है। भवती मीन्स होता है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ती तहंती, ती लग गया भू धातु में, भवती हो गया, होता है। वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, किम का अर्थ क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। सारिका फिर उत्तर देती है, देखिए वसंत ऋतु सुगंधितः पवनः मंदम मंदम वहति। वसंत ऋतु में सुगंधिताः यानी सुगंधित, पवनः पवन, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहति बहती है। वसंत ऋतु में खुशबूदार हवा धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु वृक्ष फल का शब्द रूप है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, वृक्षयोः वृक्षेषु। क्लियर है, वृक्षों में नवीनानि नए, पत्राणि पत्ते, पत्रम पत्रे पत्राणि बहुवचन है, नवीनानि इसका क्या है, विशेषण है। तो जैसे विशेष्य में बहुवचन है, ऐसे ही नवीनानि में भी विभक्ति और वचन लगता है, तो विशेषण में भी लगता है जैसे विशेष्य में होता है। तो यहाँ नवीनानि विशेषण है, तो इसमें भी क्या है, बहुवचन वाला रूप है। वृक्षेषु वृक्षों पर नए पत्ते प्रभवंती उगते हैं। प्रभवंती देख रहे हैं आप, भू धातु प्र उपसर्ग क्या हो जाता है, उगना, प्र और भू क्या अर्थ हो गया इसका, उगना। तो या पत्ते आ जाते हैं या खिलते हैं, है ना, प्रभवंती खिलते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं या नए पत्ते आते हैं। पुष्पाणि च विकसन्ति, विक उपसर्ग, वी उपसर्ग, कस धातु, कस का अर्थ खिलना, वी उपसर्ग लिखने से विकस हो जाए, विकसन्ति का अर्थ हो गया खिलते हैं। और च माने और, पुष्पाणि मीन्स फूल, विकसन्ति खिलते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, प्रभवंती माने आते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, च और फूल खिलते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं। सर्वत्र मीन्स सब जगह है, सर्वत्र सुगंधः प्रसरति, सर्वत्र सुगंधः प्रसरति, प्रसरति का अर्थ क्या हो गया, फैलना, प्रसरति का क्या अर्थ है, फैलना। सब जगह सुगंध फैल जाती है, सब जगह खुशबू फैल जाती है, किसकी, फूलों की।
पिकाः आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति कूजन्ति च। पिकाः यानी मोर, ओ सॉरी कोयलें, पिकाः मीन्स कोयलें, बहुवचन है, पिका पिके पिकाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे बालिका का रूप चलता है ऐसे ही पिका का रूप चलेगा। पिका पिके पिकाः यानी कोयलें आम्र वृक्षेषु आम के वृक्षों पर उपविशन्ति बैठती हैं, कूजन्ति च और कूजती हैं। विष, विष धातु में मैंने आपको बताया था विष धातु का क्या अर्थ होता है। विष का अर्थ होता है जाना, और इसमें उपसर्ग लगाया, उपविष का अर्थ हो गया बैठना। तो वृक्षों पर बैठती हैं, कूजन्ति च और क्या करती हैं, कूजती हैं। कौन, कोयलें। कोयलें आम के वृक्षों पर, आम के पेड़ों पर बैठती हैं और कूजती हैं। वने मृगाः इतस्ततः, वने वन जंगल में, मृगाः हिरन, इतस्ततः विहरन्ति। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति। विहरन्ति का मतलब क्या करते हैं, घूमते हैं। वने जंगल में, मृगाः इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, विहरन्ति घूमते हैं। विहार करना, विहरन्ति विहार करना यानी घूमना। तो जंगल में मृगाः यानी हिरण इधर उधर घूमते हैं। आकाशे खगाः उत्पतन्ति। आकाशे खगाः उत्पतन्ति। आकाशे मतलब आकाश में, खगाः मीन्स पक्षी, उत्पतन्ति मीन्स उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति। जनाः मीन्स लोग, कोकिलानां कोयलों का, जनाः मीन्स लोग, कोकिलानां कोयलों का, मधुरम मधुर, स्वरम स्वर, श्रुत्वा सुनकर, प्रसीदन्ति खुश होते हैं। लोग कोयल का मधुर स्वर सुनकर खुश होते हैं। सर्पस्य सर्षपस्य यानी सर्षपस्य, सर्ष होता है सरसों, क्या होता है, सरसों। तो सर्षपस्य का अर्थ हो गया सरसों के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पादपेषु पौधों पर, सरसों के पौधों पर, नवीनानि नए, पीतानि पीले, पुष्पाणि फूल, उद्भवन्ति होते हैं, पैदा होना। उद्भव का मतलब होता है पैदा होना। उद उपसर्ग, उत उपसर्ग और भू धातु, तो इसका अर्थ हो गया उद्भव, पैदा होना। नवीनानि नए, पीतानि पीले, पुष्पाणि फूल, सर्षपस्य सरसों के, पादपेषु पौधों पर, सरसों के पौधों पर नए पीले फूल पैदा होते हैं, नए पीले फूल आते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। सरसों के पौधों पर नए पीले फूल आते हैं। क्लियर है। आगे देखिए। अब इतनी बात सारिका ने बताई, क्योंकि अरुणा ने उससे क्या पूछा था कि वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। तो सारिका ने बताया कि वसंत ऋतु में सुगंधित पवन धीरे धीरे बहती है, वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति, पुष्पाणि च विकसन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं, सर्वत्र सुगंधः प्रसरति, सब जगह सुगंध फैल जाती है। पिकाः आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति कूजन्ति च, कोयलें वृक्षों पर, आम के वृक्षों पर बैठती हैं और कूजती हैं। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति यानी जो जंगल है, जंगल में हिरन इधर उधर घूमते हैं। आकाशे खगाः उत्पतन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति, लोग कोयल के मधुर स्वर को सुनकर खुश होते हैं। सर्षपस्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति, सरसों के पौधों पर नए पीले फूल आते हैं। ऐसा सारिका बताती है। अब अरुणा क्या कहती है, देखिए। अरुणा कह रही है, हे सुरेखे, हे सुरेखे। अब कोई दूसरी उनकी फ्रेंड यहाँ पर होती है, अरुणा फिर उससे पूछती है, उसका नाम होता है सुरेखा। तो सुरेखा का जब संबोधन में हम रूप चलाते हैं तो सुरेखे हो जाता है, जैसे सारिका का सारिके, अरुणा का अरुणे। तो सुरेखा का क्या हो गया, सुरेखे। हे सुरेखे यानी हे सुरेखा, अस्मिन काले इस समय में, वातावरण कीदृशम कैसा भवती होता है, इस समय वातावरण कैसा होता है।
सुरेखा कह रही है, हे अरुणे, हे अरुणा, वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति। यानी वसंते मीन्स वसंत ऋतु में, वसंत में न अति उष्णम, न तो अधिक गर्मी, न अधिक शीतम, न अधिक ठंड, च और, यानी न वसंत में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंड होती है। क्लियर हो गया। सूर्यातपोऽपि, सूर्यातपोऽपि सुखदः भवति, सूर्यातपोऽपि सुखदः भवति, सुखदः भवति। सूर्य की गर्मी भी, सूर्यातपो, सूर्यतपो अपि, अपि मीन्स भी, सूर्य तप मतलब सूर्य की ताप, ताप मीन्स गर्मी, सूर्य की गर्मी भी सुखदः भवति, सूर्य की गर्मी भी कैसी होती है, अच्छी होती है। सुखदः का मतलब अच्छी होती है। जनाः अस्याम ऋतौ सुखम अनुभवन्ति। लोग, अस्याम मीन्स इस, ऋतौ मीन्स सुख में, अस्याम ऋतौ लोग, जनाः मीन्स लोग, इस ऋतौ सुख ऋतु में सुखम सुख, अनुभवन्ति सुख को अनुभव करते हैं। लोग इस ऋतु में, लोग इस ऋतु में सुख को अनुभव करते हैं। होलिकोत्सवः अपि वसंतर्तौ आगच्छति। होलिकोत्सवः, होलिका और उत्सव दो शब्द हैं इसमें। होलिका उत्सव अपि भी वसंतर्तौ, वसंत ऋतु में, आगच्छति आता है। होली का उत्सव भी वसंत ऋतु में आता है। आगच्छति मीन्स आता है। वसंत ऋतु दो शब्द हैं यहाँ पर, वसंत और ऋतु। वसंत ऋतु में, अपि मीन्स भी, होली का उत्सव भी वसंत ऋतु में आता है। अरुणा कह रही है, सर्वासु ऋतुषु वसंतः सर्वोत्तमः रम्यतमः च अस्ति। सर्वासु माने सभी, ऋतुषु मीन्स ऋतुओं में, वसंतः मीन्स वसंत, सर्वोत्तमः सबसे उत्तम, रम्यतमः और रमणीय, रमणीय मीन्स अच्छी, सुहावनी, च और अस्ति है। सभी ऋतुओं में वसंत सर्वोत्तम मीन्स अच्छी, सबसे अच्छी और सुहावनी होती है। अतः रम्यतमः सुहावनी, सर्वोत्तमः अच्छी होती है। अतः जनाः एतम ऋतुराजः कथयन्ति। अतः इसलिए, जनाः लोग, एतम इस, ऋतुराजः ऋतुराज, एतम मीन्स इसे, ऋतुराजः ऋतुओं का राजा या ऋतुराज, कथयन्ति कहते हैं। इसलिए लोग इसको ऋतुराज कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक कि आपका हिंदी अनुवाद हुआ। आप सभी इन वीडियोज़ के माध्यम से इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। आपको इसकी बुक एक्सरसाइज का PDF भी भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।